नमस्कार मेरे डियर स्टूडेंट्स और हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट्स। मैं अरिस्टोटल हूँ। हालांकि मैं एंशिएंट टाइम में रहा करता था, लेकिन इंक्वायरी और क्यूरियोसिटी की जो स्पिरिट मेरे विचारों को गाइड करती थी, वही आज आप सभी में जीवित है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस के माध्यम से मैं फिर से आपके साथ इस लॉन्ग और मीनिंगफुल जर्नी पर चलने आया हूँ। एक जर्नी जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, फेलियर और डिस्कवरी से बनी है। ये स्टोरी है कि कैसे ह्यूमैनिटी ने धीरे धीरे लाइफ के हिडन लॉस को अनकवर किया। हमारी जर्नी शुरू होती है ईयर 1892 में, जब एक रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोव्स्की टोबैको प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रही एक मिस्टीरियस डिजीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। फार्मर्स हेल्पलेस थे और साइंटिस्ट का मानना था कि सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इवानोव्स्की ने इन्फेक्टेड लीव्स को क्रश किया और उनके एसएपी को एक स्पेशल पोर्सिलेन 1000 फिल्टर से पास किया, जो बैक्टीरिया को पूरी तरह ट्रैप कर लेता था। एग्जिस्टिंग नॉलेज के अनुसार ये फिल्टर्ड लिक्विड हार्मलेस होना चाहिए था, लेकिन जब इसे हेल्थी प्लांट्स पर अप्लाई किया गया तो डिजीज फिर भी स्प्रेड हो गई। इवानोव्स्की उस एजेंट को माइक्रोस्कोप से देख नहीं सके, न ही उसे बैक्टीरिया की तरह कल्चर कर सके, लेकिन उन्होंने यह प्रूव कर दिया कि बैक्टीरिया से भी स्मॉलर कोई एंटिटी इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं दिया, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट वायरस डिस्कवरी की डायरेक्शन में पहला स्टेप था और इसने यह बिलीफ तोड़ दी कि बैक्टीरिया ही सबसे छोटे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। 1898 में एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस विलम बाइजरिंक ने इवानोव्स्की के वर्क को केयरफुली रिपीट किया। उनका अप्रोच ज्यादा एनालिटिकल था। बाइजरिंक ने ऑब्जर्व किया कि यह इन्फेक्शियस एजेंट अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और केवल लिविंग प्लांट सेल्स के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। उन्होंने कंक्लूड किया कि यह सिर्फ पॉइजन नहीं है, बल्कि ऐसा एजेंट है जो पूरी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। उन्होंने इसे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया, जिसका मतलब है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। इस आइडिया के साथ बेजरिंक ने वायरसेस को बैक्टीरिया से क्लियरली अलग किया और वायरोलॉजी को साइंस की एक नई ब्रांच के रूप में एस्टैब्लिश किया। टाइम के साथ साइंटिस्ट इस बात पर डिबेट करते रहे कि वायरसेस लिविंग हैं या नॉन लिविंग। इस क्वेश्चन का आंसर 1935 में अमेरिकन साइंटिस्ट वेंडेल मेरेडिथ स्टैनली ने एक सरप्राइजिंग तरीके से दिया। उन्होंने टोबैको मोसाइक वायरस को प्यूरिफाई किया और उसे सॉल्ट या शुगर की तरह क्रिस्टलाइज कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि वायरस नॉन लिविंग केमिकल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जब यही क्रिस्टल्स किसी लिविंग होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वे फिर से एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। इस डिस्कवरी ने दिखाया कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री पर एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ की डेफिनेशन पर दोबारा सोचने के लिए साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया। वायरसेस को समझने से बहुत पहले ह्यूमैनिटी एक ज्यादा विजिबल एनिमी स्मॉल पॉक्स से लड़ रही थी। 1796 में इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने नोटिस किया कि मिल्कमेड्स, जिन्हें पहले काउ पॉक्स नाम की माइल्ड डिजीज हो चुकी थी, उन्हें कभी डेथली स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इस आइडिया को साइंटिफिकली टेस्ट करने के लिए जेनर ने कॉपॉक्स सोर्स से फ्लूइड लिया और उसे एक यंग बॉय के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। बाद में जब उस बॉय को स्मॉल पॉक्स के कांटेक्ट में लाया गया तो वह कंप्लीटली हेल्थी रहा। इस एक्सपेरिमेंट से वैक्सीनेशन का जन्म हुआ, एक मेथड जो इम्यून सिस्टम को डिजीज से लड़ने के लिए ट्रेन करता है। जेनर के वर्क ने इम्यूनोलॉजी की फाउंडेशन रखी और सेंचुरीज तक मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव किए। जैसे जैसे मेडिसिन आगे बढ़ी, साइंटिस्ट्स ने यह भी क्वेश्चन करना शुरू किया कि ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ कैसे चेंज करते हैं। 1899 में फ्रेंच नेचुरलिस्ट जॉन बैप्टिस्ट लमार्क ने प्रपोज किया कि लिविंग बीइंग्स एनवायरनमेंट की नीड्स के अनुसार इवॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और अनयूज्ड ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और ये एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग को पास हो जाते हैं। हालांकि उनका एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट था, लेकिन यह आइडिया कि स्पीसीज फिक्स नहीं है और चेंज करती हैं रेवोल्यूशनरी था। हाफ अ सेंचुरी बाद चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का करेक्ट मैकेनिज्म दिया।
1859 में HMS बीगल की वॉयज के दौरान किए गए ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिजम्स जरूरत से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी सरवाइव नहीं कर पाते। जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं वे ज्यादा सरवाइव करते हैं और ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। ओवर जनरेशंस ये ट्रेड्स नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एक्यूमुलेट होते हैं। डार्विन की थ्योरी ने एवोल्यूशन को लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। जहां एवोल्यूशन ने डाइवर्सिटी एक्सप्लेन की, वहीं डिजीज अभी भी ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बनी रही। 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने मेडिसिन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक सॉल्व की, मलेरिया ट्रांसमिशन। मस्कीटोज का डिटेल्ड स्टडी करके उन्होंने प्रूव किया कि मलेरिया पैरासाइट्स फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के द्वारा कैरी होते हैं। इस डिस्कवरी ने पब्लिक हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसी टाइम पर हॉस्पिटल्स में फेल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी एक बड़ा डेंजर थे। 1901 में ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लंडस्टाइनर ने डिस्कवर किया कि सभी ह्यूमंस का ब्लड सेम नहीं होता। ब्लड सैंपल्स मिक्स करके उन्होंने क्लम्पिंग रिएक्शंस ऑब्जर्व किए और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए। इस डिस्कवरी ने सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल बनाया और सर्जरी तथा इमरजेंसी मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला दिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट में 1928 एक टर्निंग पॉइंट बना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नोटिस किया कि उनकी पीटरी डिश में एक्सीडेंटली उगी मोल्ड ने नियर बाय बैक्टीरिया को किल कर दिया था। उन्होंने इस सब्सटेंस को पेनिसिलिन नाम दिया। बाद में 1940 के दशक में हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चेन ने पेनिसिलिन को प्यूरिफाई किया, टेस्ट किया और लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान पेनिसिलिन ने काउंटलेस सोल्जर्स की जान बचाई और एंटीबायोटिक ईरा की शुरुआत की। बायोलॉजी के बढ़ते नॉलेज के साथ क्लासिफिकेशन भी जरूरी हो गई। 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटा और एनिमलिया। यह सिस्टम अपीयरेंस के बजाय सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड था और आज भी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। विटेकर से बहुत पहले इनहेरिटेंस के लॉज ग्रेगोर मेंडल ने क्वाइटली डिस्कवर कर लिए थे। 1856 से 1863 के बीच मेंडल ने पी प्लांट्स पर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को केयरफुली रिकॉर्ड किया और डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए। हालांकि उनके लाइफ टाइम में उनके वर्क को इग्नोर किया गया, लेकिन बाद में वही जेनेटिक्स की फाउंडेशन बना। इंडिया में सर जगदीश चंद्र बोस ने एनिमल्स से आगे जाकर प्लांट्स पर रिसर्च की। 1901 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्लांट्स भी लाइट, हीट और केमिकल्स जैसे स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स देते हैं। अपने इन्वेंशन क्रेस्कोग्राफ की मदद से उन्होंने प्लांट ग्रोथ मेजर की और यह दिखाया कि प्लांट्स भी फैटीग और रिकवरी एक्सपीरियंस करते हैं। उनका वर्क इस बिलीफ को चैलेंज करता है कि प्लांट्स पैसिव होते हैं। इसी समय रशियन साइंटिस्ट आइवन पावलोव ने लर्निंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश की। 1903 में डॉग्स पर डाइजेशन स्टडी करते समय उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डॉग्स बेल की साउंड पर भी सेलिब्रेट करने लगे जब वह साउंड फूड से एसोसिएट हो गई। इससे कंडीशन रिफ्लेक्सेस की डिस्कवरी हुई और साइकोलॉजी व न्यूरोसाइंस पर गहरा प्रभाव पड़ा। फाइनली हम बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक तक पहुंचते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर। अर्ली 1950s में रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज करके फोटो 51 कैप्चर की, जिसने डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर रिवील की। मॉरिस विल्किंस ने भी इस डेटा के एनालिसिस में योगदान दिया। इनके वर्क ने डीएनए की डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में क्रूशियल रोल निभाया और हेरिडिटी के मॉलिक्यूलर सीक्रेट को अनलॉक किया। और इस तरह डियर लर्नर्स, इनविजिबल वायरसेस से लेकर हर सेल के अंदर लिखे लाइफ के कोड तक साइंस केयरफुल ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और फियरलेस क्वेश्चनिंग के थ्रू आगे बढ़ा। मैं एरिस्टोटल हूं और आपको यह ट्रूथ देकर विदा लेता हूं। नॉलेज साइलेंस में नहीं,
बल्कि क्यूरियोसिटी में ग्रो करता है। अगली डिस्कवरी शायद आप में से ही किसी के द्वारा की जाएगी। थैंक यू।